7th क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपको आज तीसरा चैप्टर आपका हिमालय की बेटियां पढ़ा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुने हैं कि हिमालय की बेटियां कौन होती हैं। कवि ने बड़े अच्छे से इसमें वर्णन किया हुआ है। कवि कह रहा है, वो लेखक कह रहा है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, मतलब अच्छी भद्र महिला की तरह, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। मतलब वो नदी के बारे में बता रहे हैं। हिमालय की बेटियां कौन हैं? नदियाँ। तो इसमें नदियों के बारे में बताया गया है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, यहाँ पर नदियों का वर्णन किया गया है कि नदियाँ कैसे मैदान में आती हैं और कैसे खिलखिलाती हुई हंसते हुए आगे बढ़ती हैं। इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर है। बाल लीला देखकर कहाँ ये भागी जा रही हैं? यह कौन लक्ष्य है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकाएँ, सरसब्ज उत्पत्तिकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ये बड़ी मतलब घाटियों को, छोटे छोटे पौधों को, पहाड़ियों को पार करते हुए आगे जा रही हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल के जंगल में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। वो कह रही है, कोई नहीं बता सकता ये कहाँ जा रही हैं, खिलखिलाती हुई चली जा रही हैं। सिंध और ब्रह्मपुत्र, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आज हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। ये ब्रह्मपुत्र और दो नाम, ये मुख्य दो नाम हैं ब्रह्मपुत्र और सतलुज। इनसे ही वो ब्रह्मपुत्र और सिंध, इनसे ही कई नदियाँ निकलती हैं बड़ी छोटी हैं। उनके नाम दिए हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं। गंगा यमुना का भी नाम उन्हीं में शामिल है। वास्तव में सिंध और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, है ना। कहते हैं कि हिमालय की एक एक बूंद, बर्फ़ की एक एक बूंद पिघल कर ये नदियाँ बनी हैं और समुद्र में जाकर मिलती हैं। समुद्र पर्वतराज की इन बेटियों का हाथ पाकर
हाथ पाकर बड़ा खुश है। उसे इन दोनों बेटियों का साथ मिला है और उससे हजारों नदियाँ उसमें जाकर मिलती हैं। इनका अपना तो कोई एक वो नहीं है, मगर ये सब हिमालय की बर्फ़ से पिघल कर बनती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख़्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। हिमालय को नदियों का पिता कहा गया, उनकी गोद में किस तरह वो खेल करती हैं, ये बात बताई जा रही है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं। लेखक कह रहा है कि भले ही पर्वत के लोगों को इसका कोई आकर्षण ना हो, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनका आकर्षण अच्छा लगता है। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती, बड़ा अच्छा महसूस प्रतीत होता है कि ससुर दामाद, समुद्र और हिमालय का ससुर दामाद का संबंध है इन नदियों के ही माध्यम से, क्योंकि उसकी बेटियां हैं और मिलती कहाँ हैं, समुद्र में जाकर, इसलिए इसको यह उपमा दी गई है। अगले पेज पर चलते हैं। कालिदास के ब्रही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह सी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं कि नदियों को कैसा बताया गया है, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों से और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। मैदान में अलग होती है, चौड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और वहाँ पर बहुत साफ़ सुथरी सुंदर होती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। कई कवियों ने हिमालय और नदियों के ऊपर लिखा है, कोई उसको माता बताता है, कोई बेटी बताता है। यहाँ जो राइटर हैं नागार्जुन, वो हिमालय की बेटियाँ बता रहे हैं नदियों को। एक और कवि हुए कालेलकर, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है और इन्होंने बेटी कहा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम पेशी की भावना करें तो कैसा रहेगा, पेशी मतलब प्रेम का की भावना। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदी को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, मतलब नदियों, पानी तो जीवन है ही है। नदियाँ को देखकर सबका मन हर्षित हो जाता है। और नदियों के ऊपर कई कवियों ने बहुत लिखा है। कोई बहन मानता है, कोई माता मानता है, कोई प्रेम का मानता है। इस बारे में आपको हमने इतना सब कुछ बता दिया। तो ठीक है, नदियों के बारे में आपको जानकारी मिली। यह हिमालय की बेटियाँ नागार्जुन ने लिखा है। अब आपको आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।